नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं मेरे साथ मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जिस पे पूरी दुनिया का ध्यान है और पूरी दुनिया का ध्यान नहीं भी है। बात अक्सर जब आप विद्वानों के अंदर चर्चा जब होगी, जब बुद्धिजीवियों में चर्चा होगी, जब एक पढ़े लिखे लोगों में चर्चा होगी, जब सर्वाधिक चर्चा उस बात पे होगी जिस पे शायद बहुत कम लोग व्यवहारिक रूप में काम करते हैं, और वो है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण दुनिया की चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अगर हम आसपास देखते हैं तो कहीं से कहीं तक उस पर हमें चिंतन मनन होता हुआ नज़र नहीं आता। व्यवहारिक धरातल पे आज हम टोटल ही, अगर मैं ये कहूँ कि हम फेलियर हैं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप आज आपके आसपास से लेकर के आपके सड़कों तक का, वायुमंडल तक का जिस तरीके का हाल है वो हमारे सामने है। रोज़ हमें पता लग जाता है कि आज हमारे वायुमंडल में किस किस तरीके की अजीब किस्म की गैसों का प्रवाह हो रहा है, हम उसमें सांस लेने की स्थिति में हैं नहीं है। इन बहुत सारी सवाल और बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम इन बातों पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में है हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर राकेश सिंह। डॉक्टर राकेश सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर राकेश सिंह के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो वैसे तो पहचान के मोहताज नहीं है। डॉक्टर राकेश सिंह सबसे अहम पोस्ट पर हैं हमारे सेंट्रल लैब MBS के आप प्रभारी हैं, आप सीनियर प्रोफेसर हैं, रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं, और बहुत लंबा एक अनुभव है आपको। उन बैक्टीरिया जनित जो बीमारियां हैं उनको आप देखते हैं, पहचानते हैं, और उसके ऊपर काम करने का आपका एक अपना एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा रजत जी कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे बुलाया। मेरा ये मानना है कि ये जो 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस है, मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि अगर अपना पर्यावरण नहीं बचेगा तो मेरे ख्याल से ये धरती नहीं बच सकती, और धरती नहीं बचेगी तो मानव नहीं बचेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर और दूसरे दिवस कैसे मना पाओगे आप। तो मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण दिवस है वो विश्व पर्यावरण दिवस है। जहाँ तक पर्यावरण विश्व पर्यावरण की बात करता हूँ, मुझे लगता है कि इसके ऊपर चर्चाएं बहुत होती है, बातें बहुत होती है, लोग चिंता भी बहुत करते हैं, लेकिन वो सारी चिंताएं कमरों में बैठ के होती है। धरातल पे उसके ऊपर जहाँ तक काम करने की बात है, मुझे लगता है कि बहुत ही कम स्तर पे इस पे काम हो रहा है। हालांकि चिंता बहुत हो रही है, काम उस लेवल पे नहीं हो रहा जिस लेवल पे इस पे चिंता हो रही है। बिल्कुल। मैं अगर प्रदूषण के मामले में बात करता हूँ कि भाई अपन प्रदूषण, तो मैं सोचता हूँ इसको 4-5 कैटेगरी में अपन देख सकते हैं कि जैसे कि एक तो एयर पॉल्यूशन के तौर पे देखा जा सकता है, दूसरा वाटर पॉल्यूशन के तौर पे देखा जा सकता है, नॉइज़ पॉल्यूशन के तौर पे देखा जा सकता है, और सॉइल पॉल्यूशन के तौर पे देखा जा सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन है, और मुझे लगता है कि जिस भी तरीके का पॉल्यूशन है वो सारा ही एक मानव जीवन के लिए, मानव शरीर के लिए बहुत ही गंभीर है। तो इसके लिए हमें, मेरे को लगता है, एक एक करके चर्चा करने की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ सबसे पहले अपन वातावरण को देखते हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी प्रदूषित लेवल पे है। मैं ये देखता हूँ कि पूरे अगर विश्व में देखा जाए तो भारत में 11 ऐसे शहर हैं जिसका कि जो वातावरण में प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ही उच्च स्तर के ऊपर है। टॉप मोस्ट प्रदूषित शहरों में 11 शहर हमारे यहाँ के आते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। मैं ऐसे ही कुछ किताब पढ़ रहा था, उसमें आया कि अमेरिका में एक व्यक्ति पे कितने पेड़ हैं, तो उसमें आया कि एक व्यक्ति के ऊपर 700 पेड़ है। तो ये ठीक बात है, तो हमें अपनी स्थिति भी देखनी चाहिए कि हमारे पास में एक व्यक्ति पे कितने पेड़ है। तो देखा गया कि एक व्यक्ति के ऊपर अपने यहाँ 17 पेड़ है, वहाँ 700 पेड़ है और यहाँ 17 पेड़ है। तो अपन देख सकते हैं कि अपन क्योंकि ऑक्सीजन का एकमात्र जो स्रोत है वो पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधों से ऑक्सीजन बनती है, और उसी ऑक्सीजन को अपन लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपन छोड़ते हैं। तो वहाँ 700 पेड़ों से ऑक्सीजन बन रही है एक आदमी के लिए, अपने यहाँ 17 पेड़ों से ऑक्सीजन बन रही है, और बाकी सब जो भी चीज़ें गैसें बन रही है वो प्रदूषण की मात्रा में हम लोगों के साथ में। इसीलिए जो एयर पॉल्यूशन रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं वो अपने यहाँ पे काफ़ी हैं।
आज अपन देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। अपन देखते हैं कि थोड़े थोड़े से बड़े होते हैं उनके रेस्पिरेटरी डिजीज़ बड़ी कॉमन हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए, और मैं इसके लिए कोई सरकार को दोष देना मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा। इसका प्रयास एक इंडिविजुअल व्यक्ति से क्रिएट होना चाहिए। मुझे ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास पड़ोस वाले इस पे ध्यान देते हैं कि नहीं देते, मेरे जो आसपास का मोहल्ले वाले इस पे ध्यान देते हैं कि नहीं देते, या कोई और व्यक्ति इस पे ध्यान नहीं देता है नहीं देता। मुझे अपने लेवल पे इसको ध्यान दूंगा मैं। तो ये सोच अगर हर आदमी पैदा करेगा तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस स्थिति में बदलाव आएगा और इस स्थिति में इम्प्रूवमेंट आएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप एयर क्वालिटी इंडेक्स में 11 शहर हैं, नो डाउट हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित शहरों को साथ में अपना जीवन जी रहे हैं। 2 साल कोरोना की वजह से कामकाज लगभग ठप रहा, और 2 महीने का तो इंडेक्स ये बताता है कि भाई हमने भी एयर क्वालिटी बिल्कुल जीरो हो गया था, एयर इंडेक्स इतना साफ़ सुथरा हमारा पर्यावरण हो गया था। मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, बीमारियों पे मैं बाद में आऊँगा कि भाई इस तरीके के पोल्यूशन में किस किस टाइप की बीमारियाँ होती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा जो थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की तरफ भी हमें ले जाती है कि आप इसको किस तरीके से तालमेल स्थापित करेंगे कि भाई हमारी फैक्ट्रियाँ भी चलें, वो भी काम बंद ना हो, और हमारा पर्यावरण भी ठीक रहे। ये तालमेल किस तरीके से हम स्थापित कर सकते हैं? क्या उसका कोई नॉर्म्स है क्या करना चाहिए? आप एक व्यवहारिक तौर पे सवाल है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इन चीज़ों के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं। अपने यहाँ पे गवर्नमेंट का एक पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट का यही काम है ये चेक करना कि कौन सी फैक्ट्री है, उसमें किस तरीके का एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और उस एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या उनको पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे अपने यहाँ फिल्टर्स आते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, उन ट्रीटमेंट को कर करके अगर वो जो उनका जो भी पॉल्यूटेड गैसेस जो बाहर निकलती हैं, उनका जो पॉल्यूशन का लेवल होगा वो कम होगा वातावरण के अंदर। और इसके लिए सरकार ने अपना डिपार्टमेंट बना रखा है, और वो डिपार्टमेंट जाके के टाइम से इन फैक्ट्रियों को चेक करता है, और वो चेक करके बताता है कि भाई हमें इन फैक्ट्री को किस तरह से काम करना चाहिए। तो सरकार इसके प्रति जागरूक है, लेकिन मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आदमी को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। मैं अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए मैं सब लोगों का नुकसान पहुंचाऊं, मेरे को ये सोच बदलनी पड़ेगी कि मेरे पास ही सब कुछ आ जाए, ये सोच बदलनी पड़ेगी। तो व्यक्ति को खुद लेकिन डॉक्टर साहब, इस भौतिकवादी युग में, इस बाजारवाद के युग में कैसे संभव होगा कि आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं मेरा लालच या मैं मेरा मुनाफा छोड़ करके और लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दूं? ये कैसे संभव होगा? इसमें मुनाफे का कोई पैरामीटर नहीं कैसे नहीं है डॉक्टर साहब? आज मैं पढ़ रहा था कि चाइना के अंदर आज सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जित होता है, लेकिन क्या चाइना की फैक्ट्रीज ने माल का उत्पादन कम किया? नहीं किया। वो विश्व की 1 नंबर अर्थव्यवस्था बने रहने के लिए या बनाए रखने के लिए खुद को और ज़्यादा कार्बन को उत्सर्जित कर रहा है। क्या अब हम ये वक्त आ गया है कि जब दुनिया के तमाम देशों की बजाय दुनिया के तमाम पूंजीपतियों को एक उसके ऊपर बैठा करके बात की जाए? आपने बात बहुत अच्छी कही। वहाँ पे जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं, मतलब आप चाइना का बार बार आप नाम ले रहे हैं कि भाई चाइना में कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा है। वहाँ पे नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आप देखेंगे तो वो जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं उनका नंबर यहाँ के नंबर से कई थाउजेंड नहीं लाख गुना ज़्यादा है वहाँ पे फैक्ट्री, इसलिए वहाँ कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की सारी फैक्ट्रियाँ ही कोई कार्बन उत्सर्जन करने पे लगी हुई है। वहाँ जो फैक्ट्रियाँ उनके भी नॉर्म्स हैं, और उन नॉर्म्स के हिसाब से वो हर फैक्ट्री मिनिमम से मिनिमम कार्बन उत्सर्जन करती है, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा हैं उसकी वजह से वहाँ वो ज़्यादा हो रहा है। अपने यहाँ जो फैक्ट्रीज़ है उसमें प्रोडक्शन पे इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला, लेकिन जो पैरामीटर अपने को पॉल्यूशन कंट्रोल के जो पैरामीटर है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो इसमें आपके प्रोडक्शन पे फ़र्क नहीं आने वाला। बस इसमें आपको थोड़ा सा यूँ है कि आप दूसरों को भी बेनिफिट दे पाओगे। सपोज़ किसी केमिकल ट्रीटमेंट से आपकी जो केमिकल निकल रहे हैं, कोई गैसेस निकल रही है, वो ट्रीट करके वो उसका पॉल्यूशन कम कर सकती हैं, तो इसमें उसके प्रोडक्शन पे क्या फ़र्क आ रहा है? वो तो भाई उसका पॉल्यूशन ही तो कम हो रहा है इससे।
नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आप एक आदर्शवादी स्थिति बता रहे हैं नहीं कि तो भाई आप डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सही उसके बात, नॉर्म्स हैं, बिल्कुल वो नॉर्म्स अगर आप फॉलो कर लेंगे तो ऑलरेडी आप कम कर आपको जाएंगे। आदर्शवादी स्थिति पे आना पड़ेगा, क्योंकि आप इस स्टेज पे आ चुके हो कि अगर आप इस आदर्शवादी स्थिति को आप एस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो आप तो बीमार होगे, आने वाली जनरेशन के लिए आप जो गड्ढे और खाइयां खोद जाओगे वो कभी भी नहीं भर पाएगी। तो आपको इस आदर्शवादी स्थिति पे आना पड़ेगा, आम आदमी को इस चीज के लिए जागरूक होना पड़ेगा, फैक्ट्री वाले को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, और इसकी एक मुहिम जब तक अपन नहीं चलाएंगे तब तक संभव नहीं है कि हम इन चीज़ों को अपन पार पा सके, क्योंकि हमें इसको अगर ओवरकम करना है तो हर आदमी को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। एक चीज़ और, जब आप डॉक्टरी पेशे से आते हैं तो इसलिए वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है हमारे लिए कि पॉल्यूशन में और बहुत सारी चीज़ें जो पॉल्यूटेड करती है हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन अगर मैं ये सवाल अगर आपके सामने नहीं रखूँगा तो शायद ये मेरा प्रोग्राम ही अधूरा है, क्योंकि आपके पेशे से ही जुड़ा हुआ है। मेडिकल वेस्ट जो सबसे ज़्यादा इस पॉल्यूशन की वजह बन सकता है कहीं ना कहीं, जहाँ वो सूखे में गिरता है या पानी में जाके गिरता है। लेकिन कई बार देखने में आया कि मतलब बड़े बड़े क्लिनिक्स, माफ़ कीजिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा पर्टिकुलर, मैं इस शहर की भी नहीं बात कर रहा, मैं राजस्थान की बात नहीं, मैं देश की भर की बात कर रहा हूँ कि बड़े बड़े अस्पताल वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है अपने इस मेडिकल वेस्ट को लेकर के। वो कहीं ना कहीं खाली जगह देखते हैं और अपना कचरा उनकी गाड़ियाँ फेंक करके चल देती है। आप कह रहे हो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, वहाँ कहाँ पॉल्यूशन डिपार्टमेंट? नहीं, ये हो सकता है आप पुराने वक्त की बात कर रहे हो, अब इसके बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस है, क्लियर कट नॉर्म्स हैं, और कौन सा कचरा किस थैली में जाएगा वो क्लियर कट थैलियों का मेंशन्ड है। बायोमेडिकल वेस्ट जो वाले जो होते हैं इसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो आता है, उस थैली को ही उठा के लेके जाता है जिस थैली में अगर आपने सही तरीके से कचरा डाला है। और अब ये देखा जा रहा है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको सबको जागरूक होना पड़ेगा, मतलब आप इसमें उस पॉल्यूशन वाले को भी दोष नहीं दे सकते हो, सिर्फ सरकार को ही दोष नहीं दे सकते हो, अब उस अस्पताल वाले को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो जितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो इसको उसी बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। आप कॉरपोरेट लेवल के जो भी हॉस्पिटल में जाएंगे, आप फोर्टिस में जाएं या आप जो दूसरे में किसी ऐसे अस्पतालों के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप किसी भी बड़े लेवल के हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ आप देखोगे कि हर चीज़ डिसिप्लिन और वेल मैनर्ड तरीके से मेंटेन्ड है। जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो थोड़ा सा वहाँ पे अपन देखते हैं कि इस चीज़ को उस लेवल पे मैनेज नहीं किया जा रहा, लेकिन अब जैसे CMHO की भी मॉनिटरिंग होती है, पॉल्यूशन कंट्रोल वाले भी बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। अब डे बाय डे इस चीज़ को देखा जा रहा है कि ये चीज़ रेगुलेशन में आ रही है और रेगुलराइज होती जा रही है। अब आने वाला समय मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी अस्पताल को अपना अगर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, क्योंकि अब कई नॉर्म्स हैं, जैसे आपको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू हो चुके हैं, उसके अंदर कई पैरामीटर्स हैं, उनमें ये बायोमेडिकल वेस्ट भी एक पैरामीटर आता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से मैनेज और मेंटेन नहीं होगा तो आपके अस्पताल को ये सर्टिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। अगर ये सर्टिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो बहुत सारी जो सरकार की स्कीमें आपके साथ लागू नहीं हो सकेगी, बहुत सारी इंश्योरेंस की स्कीमें बहुत सारी लागू नहीं हो सकेगी। इस तरह कैसे अगर वो मैनेज नहीं करता है तो वो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाएगा वो हॉस्पिटल। तो अब इस चीज़ के ऊपर उसको ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज़ पे उसको काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तकरीबन सभी अस्पताल यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ थोड़ा कम कर पा रहा हो, लेकिन जो अच्छे अस्पताल हैं वो सारे इसको फॉलो कर रहे हैं। अभी आपने कहा, अपन सबसे पहले अपने वायु प्रदूषण पे ही चर्चा कर रहे थे। वायु प्रदूषण जब होता है या उसमें जब गैसों में, वायुमंडल में विभिन्न तरीके की जब गैसें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आमतौर पे जैसे अस्थमेटिक लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और किस किस तरीके का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर इन गैसों का पड़ता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली गैसें ऐसी कौन कौन सी? ज़्यादा नुकसान करने वाली भाई जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के मामले में ये कहा जाता है कि वो तो एसिड हो गया, वो तो हम लोग उसके भी भाई वो भी एक तरीके का केमिकल हो गया, तो वो तो केमिकल तो आपके बॉडी में जाएगा, वो तो सब लॉसेस करेंगे, अपने को डैमेज करेंगे। अपन रूटीन में वातावरण की गैसेस जो हैं उसमें तो बेसिकली अपन को एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही अपने को प्रॉब्लम करती है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब सबसे ज़्यादा से मेरा मतलब यूँ है कि भाई
अपन जो मैक्सिमम चीज़ों से जो उभर के सामने आप जला रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा, भाई अपने को बॉडी को तो ऑक्सीजनेशन चाहिए, अपने ऑक्सीजनेशन होगा तभी बॉडी के सब ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाएगी। अगर ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी शुरू हो जाएगी। लेकिन मेन तो आपके लंग में इफेक्ट करती है सारी की सारी चीज़ें। जैसे ही ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है तो आपके एलर्जिक और अस्थमेटिक प्रॉब्लम इससे कॉमन होती है। अगर अपन कोई सपोज गैस उसमें पेस्ट जैसे अपने डाला, जैसे अपनी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है, जैसे अपन खेतों के अंदर वो छिड़काव करते हैं। अब छिड़काव में सपोज एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो होती है पेस्टिसाइड वो फैल गए, अब वो इनहेल करेगा तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो जाएगी। अब ऐसे तो जैसे एसिड है तो अब एसिड तो इस क्वांटिटी में अपन इनहेल नहीं कर पाते, तो बल्कि लेबोरेटरीज में या कहीं कोई रिसर्च कुछ काम कर रहा हो और वहाँ कुछ है तो वो आती है, तो वो तो एक लोकल लेवल पे डैमेज और इंजरी करती है, वो कोई पूरे बॉडी को नुकसान थोड़ा सा कम कर पाती है। लेकिन ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है ना, जो किसान लोग छिड़कते हैं और कई बार वो मुंह पे प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते, तो उससे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है और उससे तो मरते हैं लोग, पहले मरते थे। तो डॉक्टर साहब, ये जो अपन घरों में मच्छरों को मारने के लिए जैसे जो लगाते हैं, क्या ये भी एक तरीके का पॉल्यूशन हम जो जानबूझ के फैलाते हैं हमारे कमरे के अंदर? बिल्कुल। इसको क्या कहेंगे भाई? ये भी ये पॉल्यूशन का पार्ट तो है ही भाई, ये नेचुरल तो नहीं है, ये पॉल्यूशन का पार्ट तो है, लेकिन ये क्या लिमिटेड पॉल्यूशन है जो कि आपको दूसरी कई चीज़ों से बचाता है। जैसे आज मच्छर से डेंगू मलेरिया होगा, उससे तो बचाने का काम करेगा ये, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा आपके डेफिनेटली ये आपकी बॉडी के लिए तो हार्मफुल ही है, ये बॉडी के लिए वो सही चीज़ नहीं है ये। लेकिन आप एक बड़े डैमेज को रोकने के लिए एक छोटी सी, मतलब ये लिमिटेड लेवल का पॉल्यूशन है या लिमिटेड वो होते हैं जो कि बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते। तो और आपको जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे आज मक्खियों से जो बीमारियां होती थी वो ख़त्म हो गई है, मच्छर वाली जो है उसको ये कंट्रोल करने में काम आता है। अगर ये नहीं हो तो अपने मलेरिया और डेंगू से अपनी ऐसी भयावह स्थिति हो जाए कि आपके अस्पताल छोटे पड़ने लग जाए, तो इन बीमारियों को रोकता है। तो अपन इसको एक कंट्रोल्ड वे का अपन कहें कि ये कंट्रोल्ड एयर पॉल्यूशन है। अब जैसे अब जो एयर के बाद में जो सबसे बड़ा पहलू हमारे सामने आता है वो है, जैसे जल प्रदूषण की बात करें तो आपके पास जब पैथोलॉजी में जब केसेज आते हैं ज़्यादातर, जैसे हेपेटाइटिस बी है जो एक कॉमन बीमारी है, बिल्कुल, जो जल प्रदूषण की वजह से भी शायद एक उसका एक पार्ट होगा या संक्रमण और भी किसी वजह से? नहीं, हेपेटाइटिस बी है वो तो बेसिकली ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से होने वाली प्रॉब्लम है वो तो अच्छा। जो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जाती है, और जो पानी से जो होती है वो हेपेटाइटिस ए होती है। तो जो हेपेटाइटिस होती है ये फीको ओरल रूट से होता है, मतलब है कि जो अपने किसी के हेपेटाइटिस ए का मरीज है और वो पानी को अंदर चली जाता है, मतलब उसका जो पॉल्यूशन या जैसे अपशिष्ट जो है वो उसमें चला जाता है पानी में और वो उसको कर देता है, और वो अगर प्रॉपर ट्रीटेड नहीं हो पानी और वो व्यक्ति उस पानी को पी लेता है तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस ए होने का जो होता है। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो वाटर बॉर्न है, हेपेटाइटिस बी है वो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से फैलने वाली या बॉडी फ्लूइड से फैलने वाली बीमारी है। ए कितनी खतरनाक होती है क्या? नहीं, ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ये बहुत खतरनाक नहीं होती है। जैसे सपोज कि किसी के कोई लीवर प्रॉब्लम ही हो और उसके अंदर अब हेपेटाइटिस ए हो गई तो उसके लीवर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस स्थिति में ये खतरनाक हो जाती है। रूटीन में हेपेटाइटिस ए व्यक्ति के होती है और फिर धीरे धीरे वो बॉडी खुद ही उसको रिकवर कर लेती है। डॉक्टर साहब, अगर आप किसी नदी से पानी उठा रहे हैं हाँ। और उस पानी 80 लाख गैलन वेस्टेज पानी उस नदी में गिरता हो, फिर आप उसको क्लोरीनिक से उसका ठीक भी कर लेते हो, ठीक है वो एक प्रक्रिया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उसके बावजूद भी पानी तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा शायद, मैं जहाँ तक समझता हूँ सीवरेज और सीपेज का पानी अगर बार बार जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जो अपने जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो आजकल मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो पानी को जिस लेवल पे साफ़ कर देते हैं, बढ़िया कर देते हैं, और अपने को नलों में जो पानी आता है वो आज की डेट में
बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी है। आप इसको किसी भी लेबोरेटरी में चेक कराओगे तो आपको लगेगा कि हमें किसी भी तरीके के दूसरे तरीके से ट्रीटेड पानी की ज़रूरत नहीं है, इस पानी को अपन पी सकते हैं। लेकिन अपन डायरेक्ट अगर अपन इन चीज़ों को पीते हैं तो उसमें इन चीज़ों के इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है। भाई, भारत की एक बहुत बड़ी आबादी तो सीधे नल से जुड़ी हुई नहीं है ना। नहीं, वो तो ये जो प्रॉब्लम है ये उन लोगों के साथ ही ज़्यादा होती है जो या तो जो नल की पाइपलाइन आती है वो रूटीन में नालियों के ऊपर से होके आती है, अगर उसमें कोई लीकेज है तो नाली का पानी उसके साथ मिक्स हो जाता है, या तो तब प्रॉब्लम होती है, या वो डायरेक्ट जो व्यक्ति जो है पॉन्ड से या ऐसी जगहों से पानी ले लेता है तो उन लोगों के ही ये जो वाटर बॉर्न डिजीजेज है तो उन लोगों की ही होती है। ये रूटीन में अगर आप साफ़ पानी पीते हैं या अपने नल का पानी पीते हैं जो कि नल जो है कि बीच में से कहीं लीकेज नहीं है, फूटा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है उन लोगों की नहीं होती है। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं तो उन इसीलिए तो ये प्रॉब्लम वहाँ बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस ए की जो प्रॉब्लम होगी अगर इस तरह की चीज़ों को वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अब धीरे धीरे वहाँ पे भी गवर्नमेंट लेवल पे इसके प्रति जागरूकता दी जा रही है। आज जैसे अपन कहते हैं कि हर घर को नल से जोड़ा जाए, सबको स्वच्छ जल दिया जाए, इसकी बातें मुझे लगता है कि पहले बहुत कम हुआ करती थी, अब तो बहुत ज़ोर शोर से होती है। तो इसके पीछे यही कारण है कि अब हर लोग जागरूक हो रहे हैं कि हमें साफ़ पानी चाहिए, साफ़ हवा चाहिए, इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। इसलिए अब गाँव की तरफ भी सरकारों ने रुख किया है और धीरे धीरे मेरे को लगता है सबको जोड़ देंगे। थोड़ा सा एक बात और आप प्रकाश डालिए, जल में प्रदूषण होता किस तरह से है? मतलब हम बात करते हैं भाई ये प्रदूषित जल है और ये साफ सुथरा जल है, कैसे मानक कैसे तय होता है? मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर और बताइए भाई, प्रदूषण जल में कैसे होता है? आज आप जो भी कुछ खा पी रहे हो या जो भी कोई कचरा है वो जब आप अगर पानी में डालोगे, आप अपना जो फीकल मैटर है, आपका यूरिन मैटर है, आप जैसे भी कह रहे थे कि बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, अगर इन चीज़ों को या जैसे अपन धरती में अपन पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, वहाँ से जो जल होकर के वहाँ से गुजर रहा है और वो जिन उसमें जा रहा है नालों से होते हुए नदियों में जा रहा है और उन्हीं नदी के पानी को कोई व्यक्ति पी रहा है। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति के कचरा फेंकने के स्रोत रहे उन स्रोतों से होते होते वो पानी जब नदियों में जाता है और उस नदी के पानी को कोई डायरेक्टली कंज्यूम करेगा तो वो तो पॉल्यूटेड वाटर होगा ही होगा। इसके लिए प्रॉपर लेबोरेटरीज बनी हुई हैं, आप इस पानी को लेके उन लेबोरेटरीज में जा सकते हैं और जाकर के ये चेक करा सकते हैं कि भाई ये जैसे बहुत सारे हैंड पंप होते हैं, अपन हैंड पंप का पानी सोचते हैं कि बहुत ही साफ़ होगा, लेकिन ये क्या होता है जैसे नालियों का पानी है, सीपेज होते होते नीचे जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है। अब जो नीचे वाला ग्राउंड वाटर है उसको उसने पॉल्यूट कर दिया, अब आपने हैंड पंप का पानी सीधा पी लिया तो वो भी एक पॉल्यूशन का पार्ट हो गया। अपन जितनी भी आज की डेट में देख रहे हैं कि बिना पेस्टिसाइड छिड़के कोई फसल ही नहीं हो पा रही है। अब अल्टीमेटली वो पेस्टिसाइड फल सब्जियों के माध्यम से आपके शरीर में जा रहा है, साथ ही उस ज़मीन के अंदर भी परकोलेट करता जाता है। अब वो धीरे धीरे जो भी ग्राउंड वाटर होगा या वहाँ से जो पानी वहाँ से होता हुआ निकलेगा उसके साथ में वो पेस्ट सारे उसके अंदर घुल जाएंगे और वो घुल करके और वो अपने उसमें आ जाते हैं जो भी आपके रिजर्वायर्स होते हैं उसके अंदर। साथ ही ज़मीन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि पानी को पीने योग्य नहीं बनाती, जैसे कि फ्लोराइड का अधिक मात्रा में होना। तो राजस्थान में फ्लोरोसिस हो जाता है और अपन देखते हैं कि पुराने ज़माने में लोगों के जो पीले पीले दांत होते थे वो फ्लोराइड की वजह से होते थे, हड्डियाँ गल जाती है और फ्लोरोसिस एक बहुत डेंजरस बीमारी होती है। लेकिन अब तो सरकार इसके ऊपर बहुत ध्यान देती है तो इस वजह से अब फ्लोरोसिस के मरीज कम आते हैं। लेकिन जो एरिया फ्लोरोसिस के होते हैं और वो कोई ध्यान नहीं देता है तो उसके अभी भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। जमीन का प्रदूषण, जैसे अभी आपने कहा कि भाई पेस्टिसाइड जो है वो अंततः जाएगा तो ज़मीन के अंदर, तो हमारी क्या ज़मीन भी उससे जो है धीरे धीरे मतलब इस लेवल पे चली जाती है कि उसमें जो फसलें होंगी वो हमारे आने वाले वक्त में वो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी? सर बिल्कुल, ये बहुत डेंजरस इशू है और मैं ये मानता हूँ कि जो फल सब्जियाँ अपन करते हैं जिसमें जो पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं अपन, वो इतना अधिक मात्रा में छिड़काव करना पड़ता है उन फल सब्जियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उन फल सब्जियों के माध्यम से जो अपन सब्जियां खा रहे हैं और जो फल अपन खा रहे हैं उसके माध्यम से भारी मात्रा में अपने शरीर के अंदर पेस्टिसाइड जाता है
अपन सोचते हैं अपने को वो फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा कर रहा है वो आजकल। तो इसके प्रति भी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। और अब इसीलिए अपन देखते हैं कि हर जगह ऑर्गेनिक फूड का कंसेप्ट आ रहा है और ऑर्गेनिक फूड के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं और ऐसे स्टोर बन रहे हैं ऑर्गेनिक फूड के। और जो भी समझदार लोग हैं और जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो आजकल ऑर्गेनिक फूड लेने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि पेस्टिसाइड फ्री फूड लिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो जब वो पेस्टिसाइड है वो केमिकल है और वो एक डेंजरस केमिकल है, तभी तो वो उस पेस्ट को मार रहा है। जो उस एक तरीके का वो भी एक जीव है जिसको वो मार रहा है। जब वो जीव को मार रहा है इसका मतलब वो आपके शरीर में जाके आपको तो फायदा पहुंचा नहीं सकता। वो उपाय क्या हो? तो मतलब एक किसान के लिए मजबूरी है कि भाई वो पेस्टिसाइड नहीं डालेगा तो फसल नहीं बैठेगी, क्या किया जाए? तो ऐसी और ऑर्गेनिक खेती की तरफ धीरे धीरे ध्यान दिया जाए और ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डेवलप करे जाएं, ऑर्गेनिक टाइप के पेस्टिसाइड्स डेवलप किए जाएं। लेकिन उससे फिर क्या प्रोडक्शन बहुत कॉस्टली हो हाँ, जाता है, डेफिनेटली बिकता नहीं है, आम आदमी नहीं खरीद पाता। डेफिनेटली ये एक चीज़ है जो कि एक रिसर्च का पॉइंट है कि हमें ऐसे पेस्टिसाइड डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि अपने को फसल को भी बचाएं और अपने मानव जीवन को भी बचाएं। अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इससे संबंधित बीमारियां भी बहुत हो जाएगी। जैसे आज की डेट में जो कैंसर का जो आंकड़ा है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो उसके पीछे ये पेस्टिसाइड भी एक रीज़न है। सिर्फ यही नहीं, ये भी एक रीज़न है। तो जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड होगा उतना ज़्यादा पंजाब से एक ट्रेन आती है जिसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है, वो बीकानेर तक आती है। बिल्कुल आती है। जबकि पंजाब में तंबाकू का तो बहुत कम प्रयोग मात्रा में कम होता है, लेकिन इसके बावजूद तो वो क्या वो सब पेस्टिसाइड का ही परिणाम है? अब इसके ऊपर बिल्कुल पेस्टिसाइड एक रीज़न हो सकता है, बाकी और अनेक प्रकार के रीज़न हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल तो बहुतायत में होता है और इसीलिए प्रोडक्शन के मामले में पंजाब नंबर 1 है। इसलिए ज़्यादा देखने में आते हैं। तो जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होगा उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। और इसके ऊपर तो बिल्कुल प्रूव्ड फैक्ट है कि जो ये पेस्टिसाइड्स होते हैं ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। ये तो डॉक्यूमेंटेड है और ये प्रूव्ड फैक्ट है। तो ये तो कोशिश करनी ही चाहिए और सरकारें अब इस पे कोशिश कर भी रही हैं कि हर्बिसाइडल मतलब ऐसा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड डेवलप किया जाए जो कि कम मात्रा में नुकसान करें और फिर धीरे धीरे अपन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स की तरफ जाएं, जिससे कि प्रोडक्शन पे भी फ़र्क ना पड़े और साथ में जो मानव जीवन है उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़े। पूरी धरती इस बार मना रही है पर्यावरण दिवस को 5 जून को। अपन लोग तो राजस्थान में रहते हैं और शायद ये कुछ भी कह लीजिए उसको सौभाग्य है कि हम तो 49 और 50 डिग्री तक का तापमान झेलते ही हैं गर्मियों में। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया भी गर्म होती जा रही है। इसका उपाय आप क्या कहेंगे? भाई ये धरती का तापमान अगर बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ेगा हर साल डिग्री 2 डिग्री, तो आने वाले टाइम में तो बहुत नुकसान होगा ही सही। क्या करें? बहुत ही चिंता का विषय है ये, बिल्कुल आपने सही कहा। बेसिकली जो 5 जून 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और जो वन अर्थ वाला जो कंसेप्ट है वो दिया गया था कि धरती तो एक है और इसका आपको ध्यान रखना है। और डेफिनेटली उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी मीटिंग्स हुई, नेशनल लेवल पे मीटिंग्स हुई, बोर्ड गठित हुए, सब कुछ हुए, सब चिंता कर रहे हैं। जैसे कि अपनी चर्चा अपन ने शुरू करी थी कि चर्चाएं कमरों तक ज़्यादा सीमित है, ये धरातल पे थोड़ी सी कम आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपन जैसे देखते हैं कि बचपन में कितनी गौरैया अपने को चारों तरफ दिखती थी, गिद्ध जो दिखा करते थे। मुझे लगता है ये सेव टाइगर प्रोजेक्ट अगर नहीं होता तो शायद अपने को अपने राष्ट्रीय एनिमल जो है टाइगर, उसका भी नाम अपने को बदलना पड़ सकता, गायब हो जाता। ये तो बहुत चिंता की बात है। मुझे लगता है कि जितना हो सके अपने को पेड़ लगाने चाहिए अगर अपन एयर प्यूरिफिकेशन चाहते हैं। अब पेड़ लगाने में भी अपन कहते हैं तो मैं सोचता हूँ आप हमेशा तो पेड़ लगा नहीं सकते हो, तो हर व्यक्ति को मुझे लगता है इस तरह का संकल्प लेना चाहिए कि मेरा जन्मदिन, मेरी मैरिज एनिवर्सरी, मेरे बच्चे का जन्मदिन, बच्चे की एनिवर्सरी, पेड़ लगाए और उस पेड़ को लगाने का ही नहीं उसको बड़ा करने का भी वो संकल्प ले। तो जब सभी व्यक्ति इस तरह के संकल्प लेंगे तो मेरे को लगता है कि बहुतायत के अंदर अपने को पेड़ों की
संख्या मिलेगी तो थोड़ा सा अपना ऑक्सीजनेशन लेवल एटमॉस्फेयर का ठीक रहेगा। दूसरा, ये तो पहली बात। दूसरी, मुझे लगता है कि अपने को अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सा सीमित करना पड़ेगा। जैसे अपने को मिनिमम में जीने की एक आदत डालनी पड़ेगी कि अपन क्या आजकल यूज़ एंड थ्रो पॉलिसीज ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ हो उसको बदल दो। अपन किसी चीज़ को रिपेयर मोड में नहीं लेना चाहते। अपन थोड़ी सी चीज़ खराब होती है उसको फेंक देते हैं। थोड़ा सा जो पुराने ज़माने में अपन देखते थे कि अगर अपनी चप्पल टूट जाती थी तो अपन उसको सिलाते थे। मेरे को लगता है अब ये सारी बातें ख़त्म हो गई कि एक पैंट में हल्का सा भी छेद हो जाएगा तो अपन रफू करा के पहन लेते थे। अब ये चीज़ें बदलती जा रही है। तो अपने को मतलब बेसिकली मिनिमम में जीने का एक कंसेप्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि पानी का इस्तेमाल उतना करो जितनी ज़रूरत है। बिजली का इस्तेमाल उतना करो जितनी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आज की तारीख में जितनी बिजली प्रोडक्शन इंडिया में होती है उसकी 65% जो बिजली है वो तो सारी बिजली है ना थर्मल से होती है। जब थर्मल से बिजली प्रोडक्शन होगा तो कोयला है वो जलेगा तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा। जब कोयला जलेगा इफेक्ट आएगा तो कार्बन उत्सर्जन जिसे आप कहते हो तो वो उसका लेवल थोड़ा बढ़ेगा, वो धरती को गर्म करेगा ही करेगा। जब हम इसकी अपनी ज़रूरतें कम करेंगे तो इसकी कम ज़रूरत पड़ेगी तो कम प्रोडक्शन होगा तो कम अपने को ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और जागरूकता, हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये क्यों जिम्मेदारी है? क्योंकि ये बचेगा तो ही मैं बचूंगा, अगर ये नहीं बचेगा तो मैं कहाँ से बचूंगा। आपने जागरूकता एक ऐसा सब्जेक्ट फिर आपने उठाया जो हम ज़्यादातर उसको जागरूकता को आदर्शवादी परिस्थितियों में ही होता हुआ देखते हैं, बातें करते हैं हम लोग। आपने जैसा कहा बंद कमरों में बातें बहुत होती हैं। हम लोग कई बार कहें कि चाह करके भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। एक उदाहरण के तौर पे, हालांकि हमारे हिंदू धर्म की आस्था का विषय है, लेकिन इसके ऊपर भी अगर थोड़ा बहुत अगर विचार हो तो कोई बुराई नहीं है। और ये एक ऑप्शनल विषय हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी पे थोपें ही सही, लेकिन धीरे धीरे हमें उस दिशा में भी अगर हम बढ़ते हैं तो शायद बुराई नहीं होगी। मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि विद्युत शवदाह, आपने जैसे कहा कि भाई कुछ भी जलेगा तो कार्बन तो उत्सर्जित होगा। हम चलो शुरुआत करते हैं कि हम अपने से ही शुरू करते हैं। तो हम अगर ये प्रण लें कि भाई ज़्यादा कोशिश ये किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि भाई डेथ हो गई, हालांकि ना हो किसी के घर में, लेकिन फिर भी ये तो एक होनी है जो होकर के रहती है। अगर वो व्यक्ति समझाइश से अगर वो विद्युत शवदाह का इस्तेमाल करे तो क्या ये सही नहीं होगा? इस दिशा में पहला कदम कह लीजिए कि भाई तमाम जितने भी आपके शवदाह स्थल हैं वहाँ एक इंसिनरेटर, या इंसिनरेटर तो नहीं कहेंगे, विद्युत शवदाह गृह कम से कम एक आध तो हो जो चाहे व्यक्ति अपनी वहाँ पूर्ति कर ले भाई कि भाई यहाँ नहीं यहाँ सही, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से क्योंकि कोविड ने हमको बहुत नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने लाशें जलती हुई देखी हैं, भयानक सीन था वो थोड़ा सा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बेसिकली आपने जो मैंने कहा जागरूकता, तो अब ये क्या बड़ी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। किसी को आप सिर्फ ये बात समझाइश के तौर पे उसको समझा सकते हो कि भाई इसमें और उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसमें जो जो प्रक्रियाएं अपन जो अपने रिचुअल्स या जो धार्मिक आस्थाएं जो होती है, अपन इसमें भी वो सब कुछ पूरी कर सकते हैं जो इसमें कर सकते हैं। अधिकतर लोग क्या होते हैं, ऐसे टेंडर मोमेंट्स पे उनके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, तो ऐसे हाई मोमेंट्स पे अपन ये चीज़ का जिक्र नहीं कर सकते। ये तो इनिशियल लेवल पे ही उसको समझाया जाए, पहले से तैयारी की जाए, पहले से भविष्य में कभी ऐसा हो। डेफिनेटली अगर अपन शवदाह गृह का इस्तेमाल करते हैं या हम उनको लकड़ी से जलाने का करते हैं, तो लकड़ी से जलाएंगे तो उसमें डेफिनेटली अपने पास में ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए पेड़ भी काटने पड़ते हैं। साथ में लकड़ी के जलने से अपने को वायु प्रदूषण भी होता है। तो ये तो पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है। और विद्युत शवदाह गृह में ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो डेफिनेटली हमें जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, या जो बेसिकली जो हमारे जो धार्मिक जो भी बड़े लोग हैं जिनकी बात सारा समाज सुनता है,
उन लोगों को ये बातें आगे बढ़ के कहनी चाहिए कि भाई ये करने से आपकी किसी भी तरीके की धार्मिक आस्थाओं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये करते हो उससे कोई मतलब आप सब कुछ वो कर सकते हो जो होना होता है, जो भी अपने रिचुअल्स होते हैं वो पूरे हो सकते हैं। और इंडिविजुअल व्यक्ति को या जैसे कि अपन जहाँ बैठते हैं इसकी चर्चा करें तो मेरे को लगता है कि लोग मोटिवेट हो जाएंगे और ये एक अच्छा ऑप्शन है और इसको हमें ऑप्ट करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई धार्मिक गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो लोग अगर इस बात को कहते हैं तो समाज का उस पर अलग असर पड़ता है, बजाय कोई और कहे, मैं कहूँ आप कहें, तो उसका शायद इतना वो हाईली एक ऐसा मूवमेंट होता है कि वहाँ आप उस घर में जा कर के ये नहीं कह सकते, ज़्यादा आप उनको नहीं बता सकते और बताना चाहिए भी नहीं। उस दौर में उनके सेंटिमेंट हाई लेवल पे होते, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि भाई जैसे अगर भारत सरकार ने 100 शहर अपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लिए तो इस भी ज़रूरत को वो थोड़ा सा ध्यान दे लेते और करीबन करीबन ज़्यादातर शवदाह ग्रहों को एक एक वो विद्युत शवदाह ग्रह देते, धीरे धीरे मोटिवेशन होता, धीरे धीरे समझाइश होती, उनको एक रास्ता मिलता। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बेसिकली ऐसी चीज़ों के लिए तो अपने यहाँ पे बहुत सारे सोशल वर्कर्स या कहें कि बहुत अच्छे अच्छे यहाँ लोग हैं जो कि दानदाता बहुत सारे ऐसे हैं। मुझे लगता है कि अगर उनको भी इस चीज़ के लिए समझाया जाएगा तो वो भी यहाँ लगाने के अंदर आपकी बहुत बड़ी मदद कर देंगे। डेफिनेटली सरकारों के पास में एक बड़ा एजेंडाज होते हैं, उनके पास अनगिनत ऐसी चीज़ें होती है, तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट पे कुछ लोगों ने उनको राय दी हो और कुछ पॉइंट पे राय नहीं दी हो, तो अब उनको उनकी हो सकता है कि इस टाइम प्रायोरिटी कुछ और हो, आने वाले समय में कुछ और प्रायोरिटीज़ के साथ वो आएँ और उस वक्त अपने को इन चीज़ों को वो इंक्लूड कर ले, इन्वॉल्व कर ले। लेकिन अपन देख रहे हैं कि कोटा शहर के अंदर अपने पास में एक विद्युत शवदाह एक और हो गया, स्टेशन की तरफ हो गया। चलो, तो मतलब एक से बढ़कर के दो हुए, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि बढ़ जाएंगे। और अब यहाँ पे अपने पास में इतने सारे लोग हैं, इतने भामाशाह लोग हैं, ये तो समझा करके कोई भी लगा सकता है, कोई भी समाज के लोग इकट्ठे होकर के लगा सकते हैं। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये अपने को सोचने की बात है कि हर चीज़ अपन ये नहीं सोचे कि सरकार आएगी और एक चम्मच उठाएगी और आपको मुंह खोलने के लिए आप डाल दोगे। सारा फर्ज सरकार का नहीं, कुछ कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, सब हम समाज से ले रहे हैं, तो मतलब अब हमारा कुछ देने का भी तो दायित्व बनता है। हम सरकारों से ही बार बार उनसे ही क्यों हर चीज़ मांगते रहें। 5 जून के अवसर पर आप शहर वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर सभी लोगों को, हमारे कोटा वासियों को, राजस्थान वासियों को और पूरे भारत वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं मानता हूँ कि अगर पर्यावरण बचेगा तो धरती बचेगी, धरती बचेगी तो हम बचेंगे। इसलिए ये दिन सबसे महत्वपूर्ण दिवस है और हम सब लोगों को प्रण लेना चाहिए कि हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों हमें पेड़ लगाने हैं और हमें संयमित जीवन जीना है। हमें चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है, हमें वाटर पॉल्यूशन कम करना है, पानी जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करना है, बिजली जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करना है। और आजकल नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने कम से कम हो कि नॉइज़ पॉल्यूशन कम करें अपन, क्योंकि अपन देखते हैं कि एक डीजे चलता और इतनी भारी ज़ोर से डीजे चलाते हैं कि आसपास का पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपकी अगर खुशी है तो आप मनाओ, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों को इस चीज़ से अपने को परेशान नहीं करना चाहिए। एक सीमित आवाज़ के अंदर भी अपन वो मज़ा ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि हर आदमी इसको ये माने कि मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है, अपन किसी और की जिम्मेदारी मान के इसको नहीं छोड़े। और यही मेरी अपील है और मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर के इस पर्यावरण की रक्षा करें और अच्छे से हम इस सब को संभाल पाएंगे और इस धरती को और सुंदर बना पाएंगे। दोस्तों, ये थे डॉक्टर राकेश। आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर।